हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ iQuest, ये बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सिर्फ न्यूज़ में आया है, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। राइट, मतलब न्यूज़ में आना और उसकी नोटिफिकेशन आना दो अलग चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो उसकी कंडीशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे मैं आपको बता भी रहा था ना कि 3 आवर्स के लिए ही, और मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो यस, जल्दी वील बी स्टार्टिंग विद डाउट्स एटसेट्रा। जैसी थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, हो सकता है आपके टेस्ट वाला शुरू कर देंगे कि मतलब कि आप टेस्ट दे सकते होगे ऑफलाइन, दोज हु वांट टू गिव। और यस, आई विल टेल 1 वीक इन एडवांस फॉर श्योर। और फिर देखते हैं धीरे धीरे। सेल्फ स्टडी अभी तो नहीं ओपन हो सकता। उसका रीजन ये है कि उनका रूल ये है कि टीचर कैन नॉट लीव द स्टूडेंट फॉर अ सिंगल मिनट। ऑफलाइन देने का मतलब मेरे से पूछोगे तो अभी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि आपका एग्जाम भी नहीं पता कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। मतलब ये तो ऑफलाइन तो आ, आप में से कुछ के पेरेंट्स को शक था कि पता नहीं घर पे सीरियसली देते हैं कि नहीं देते बच्चे, उनके लिए है। मतलब वो तो खैर आपका आई क्वेस्ट में भी ऑनलाइन भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अपना वो दूसरा तो अनक्लियर चल ही रहा है सारा, सिलेबस एंड डेट्स एंड ऑल। हाँ जी बच्चों, ये जी पार्ट में बताओ डाउट्स। ये आदित्य आपको लग रहा है कि अनक्लैरिटी आपके टाइम है। हर साल कुछ ना कुछ होता है जिस कारण से सबको लगता है कि हाँ भाई अनक्लैरिटी है। एवरी ईयर, तो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ और हर बैच को यही लगता है कि हाँ हमारे साथ ही हो रहा है। किसी के टाइम एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी बहुत बार वही चली जा रहा था कि नीट होना है या AIPMT होना है। तो ये तो चलता ही रहता है। सेकंड क्वेश्चन बचाओ। A mark on the surface of a glass sphere is viewed from a diametrically opposite position। इसका मतलब हम इसको देख कहाँ से रहे हैं? इस साइड से। It appears to be at a distance of 10 centimeter from its actual position। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो लाइट रेज हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगी, कुछ ऐसे कुछ जा रही होंगी, है ना, जो भी पाथ होगा। तो हमारा पोल कौन सा होगा, ये बताओ। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 है हमारा? नो। सो पोल विल बी जो रिफ्रैक्शन जहां हो रही है ना, वो वाली सरफेस का सेंटर। तो पोल यहाँ पे होगा।
तो हमने डिस्टेंसेस जो है वो इससे मेजर करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कहा है इट अपीयर्स टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रेड वाला, ब्लू वाला पोल हो गया। तो बच्चों इसकी इमेज किधर को बनेगी? ओ से राइट को बनेगी या लेफ्ट को बनेगी? सो वी डोंट नो, है ना, हमें एकदम तो पता नहीं चल रहा। मतलब ऑफ कोर्स वन वे इज की हम रेस का पाथ प्रॉपर बना के फिर डिटरमिन करें, है ना। एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करके और फिर निकालो कि किधर को आ रहा है। लेटस से हम कहते हैं कि भाई नहीं, वो नहीं करना, तो क्या तरीका होगा? तो आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे कि हम ये माने कि इमेज 10 सेंटीमीटर लेफ्ट को है, वर्सेस हम ये माने कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर राइट को है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों P से O का? व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? मतलब ये डिस्टेंस एज सच 2r हो गया। तो अब अपना U क्या हो गया? -2r, राइट। अब यहाँ पे r पे साइन कन्वेंशन नहीं लगेगी, r सिंपल रेडियस है ना, 2r तो डिस्टेंस था। तो u हो गया -2r, n1 हो गया क्या बच्चों? n1 क्या होगा? 1.5। n2 क्या होगा? 1। अब v के हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। बच्चों बताओ, अगर हम लेफ्ट को मानते हैं तो क्या बनेगा? तो P से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2r प्लस 10, और हम माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट को बन रहा है। या फिर दूसरे केस में P से कितना डिस्टेंस हो गया? ये कितना? ये रेड लाइन की लेंथ बच्चों वैसे क्या बनी? 2r माइनस 10। अगेन दिस इज टू द लेफ्ट, तो ये बन जाएगी माइनस ऑफ 2r माइनस 10। बच्चों ये बात समझ आती है ना? हम पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं और फिर उस पर साइन लगा देते हैं, ऐसे कभी गलती नहीं होती। सर हाँ जी। सर पोल कैसे डिसाइड किया है हमने? पोल तो जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है उस सरफेस का सेंटर है ना। तो रिफ्रैक्शन तो राइट साइड से ही हो रही है। ठीक है सर। और अगर सर जो 10 सेंटीमीटर है सर वो डायमीटर से बड़ा हुआ तो? वो अपने आप दिस इक्वेशन, मतलब वो अपने आप आ जाएगा, वो हमें सोचने की जरूरत नहीं ओके सर। है। वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी सर। ओके। तो अब बच्चों अगर हम इन दोनों से सॉल्व करते हैं, इससे क्या बनता है देखो। क्या किसी एक मेथड, किसी एक केस में कॉन्ट्राडिक्शन आती है? बच्चों ये बताओ, आप सबके पेरेंट्स तैयार हैं आपको भेजने के लिए?
बहुत ज्यादा। अच्छा, वो भी तुम्हें देख देख के परेशान हो गए हैं, है ना? निकालना चाहते हैं तुम सबको घर से। अभी वही सारे इश्यूज है ना, जैसे अभी वैन्स अवेलेबल नहीं है, पीजी अवेलेबल नहीं है। जितने सारे ट्रांसपोर्ट वाले थे, उन सबका तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। उन्होंने तो अब मतलब जॉब ही चेंज कर ली। सब या तो सब्जियां बेच रहे हैं या कोरियर वगैरह में लग गए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये जो n2 - n1/r लिखना है, यहाँ पे r को क्या लिखोगे? -r। ठीक है। ये क्यों? कि अगर हमने रेडियस पहले ही कुछ मान लिया r, तो हमें ये तो दिख रहा है ना कि साइन कन्वेंशन से कि यहाँ पे वो माइनस में डलेगा। तो इसको करो भाई सिंप्लीफाई, क्या बन रहा है? प्रदीप, कौन सा अप्रैल? अगला अप्रैल? अच्छा, आप कह रहे हो अप्रैल की। हाँ बच्चों, इसको क्या आता है आंसर? तो इससे आ रहा है 2r = r+5। इससे तो r5 आ गया, ये ठीक आ रहा है। और अगर हम दूसरा केस लेते हैं तो उससे -5 आ रहा है, राइट? तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना? तो इसका मतलब ये इमेज लेफ्ट पे ही बनेगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर दोनों केसेस से आंसर हमेशा प्लस माइनस नहीं आएगा कि प्लस एक में नहीं नहीं प्लस नहीं एक्स आ गया दूसरे में -6? नहीं नहीं, ये तो बाई चांस हुआ कि सेम आ गया। मतलब ठीक। आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं वो बोलने ही लगा था
कि आप ये नहीं कह सकते थे कि हाँ चल -5 आ गया तो 5 ही लगा दो, तो बाई चांस इस क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज थी कि सेम आ गया, अदरवाइज अलग भी आ सकता था। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये समझें जो माइनस था वो निगलेक्ट होगा ना। हाँ बच्चों समझ आ गया ये क्वेश्चन? सर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में होए और हमें दो वैल्यूज मिले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव ना। ओके सर। हाँ जी आगे बच्चों। सर एक बार ये देखना, फिगर 4th क्वेश्चन का ये 3rd का दिया हुआ है ना। ये 3rd का फिगर है बच्चों ना। ठीक। ओके अब ये बच्चों जो 4th क्वेश्चन है इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, आप देखो आपको कहा है कि एक हमने ऐसे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दी, रेडियस दिया हुआ है उसका, एयर बबल इज situated in the glass rod at a point, अच्छा वो बताना है। मतलब कहीं पे अंदर ही है तो आपका ऑब्जेक्ट, आप ये लेफ्ट साइड से देख रहे हो, तो आपको कहा है कि इट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस 10 एंड इनसाइड ग्लास। सो अगेन बच्चों हमारे को दो केसेस लेने पड़ेंगे यहाँ पे, मतलब या तो रेस से आइडिया लगाओ, अदरवाइज दो केसेस, एक केस में आप इमेज को टुवर्ड्स लेफ्ट मानोगे 10, दूसरे केस में टुवर्ड्स राइट मानोगे 10, तो उसके हिसाब से सॉल्व होगा, बाकी सब कुछ सेम है 4th में। हाँ बच्चों एक्सरसाइज 1। फोर्थ क्वेश्चन देखना, और एक 3rd छोड़ना था ना अभी। 3rd चलो हाँ मतलब ठीक है, छोड़ दिया तो भी ठीक है, मैं करा दूंगा। मतलब 3rd वैसे हो सकता था बच्चों, और उसने बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंस, उसका कोई काम नहीं था। 4th में ऑब्जर्वर कहीं भी मार सकते हैं, लेफ्ट या राइट। नहीं, ऑब्जर्वर 4th में किधर मानोगे बच्चों? जैसे ही सिमिलर हमने बात पहले भी की राइट थी, से आंसर तो आ रहा है। राइट पे मानोगे ना। ऑब्जर्वर कहाँ होगा? हाँ जी। जहाँ फाइनली लाइट रेज जाएंगी, तो वो इधर होना पड़ेगा ऑब्जर्वर। लेफ्ट पे क्यों नहीं मान सकते वो, उसके लिए फिर इमेज एक फिजिकली तरीके से गलत हो गई वर्चुअल हो ना जाएगी। नहीं नहीं नहीं,
लेफ्ट पे अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ रहा, आप तो सीधा ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मूला लगाते हो और आंसर निकाल देते हो। बट हाँ जी। प्रॉब्लम इज कि अगर आप ऑब्जर्वर यहाँ मानते हो तो इसको देखेगा ही क्यों कुछ? इसके पास तो लाइट रेज जा ही नहीं रही, लाइट तो आपकी टुवर्ड्स राइट जा रही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके लिए इमेज वर्चुअल होगी, बोल रहे हो कि नहीं नहीं, रियल वर्चुअल की तो बात तब आएगी ना उसके पास रेस तो पहुंचे। जो लेफ्ट वाला ऑब्जर्वर है उसके पास तो कोई लाइट रेज ही नहीं पहुंच रही। अच्छा ठीक है, तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं इस केस में। हाँ, तो बस बचो फोर्थ क्वेश्चन में। अ, ये क्या हुआ, यू क्या होगा आपका? +30, राइट? और n1 क्या होगा? 3/2। n2 क्या होगा? 1। आकर्ष, मैं समझा नहीं आपका डाउट। लेफ्ट को मानना होता है मतलब? हाँ, रिफ्लेक्शन में ऑब्जर्वर लेफ्ट को मानना होता है, यस। क्योंकि रिफ्लेक्शन में हम ये मानते हैं कि रेज मिरर से टकरा के अब लेफ्ट को ही जा रही है, तो ऑब्जर्वर वही होगा। फर्स्ट का क्या फिगर बनेगा बच्चों? सरफेस है, दो साइड्स पे वो दे दिए, ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द सरफेस। तो ये इस तरीके से बनेगा कि लेफ्ट साइड 4/3, राइट साइड 3/2। ठीक है। अब आपको क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, मतलब आपको यू ढूंढना है। पैराक्सियल रेज बिकम पैरेलल, मतलब किसका क्या मतलब हुआ कि आपको वी इनफाइनाइट दे दिया, तो उसके लिए आपको यू ढूंढना है। ये सिचुएशन। ओके। तो बच्चों ये हम कर रहे थे, आपको याद है लास्ट टाइम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस। इसमें अब कुछ फर्दर पॉइंट्स टू नोट। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि अब फॉर्मूला को आप एक प्लेन सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? बस प्लेन सरफेस का क्या होगा, आप आर को इन्फिनिटी ले लो।
तो बच्चों मतलब ये फॉर्मूला इनफैक्ट लगाना बहुत आसान है। मतलब आपको याद है कि हमने क्वेश्चन किया था जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी? इनफैक्ट आपको बताना भी है अभी वो। तो अगर आप ये वाला कंसेप्ट यूज करो ना तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होती। क्या सिचुएशन हो गई आप देखो, हमारा n1 क्या हो गया? लाइट कहाँ से आ रही है बच्चों? n1 हो गया 1। n2 क्या हो गया? 5/2। u क्या हो गया? u क्या हो गया? आदित्य क्या कर रहे हो? +10 -10 बच्चों? आपका पोल किधर हुआ? पोल तो यहाँ हो गया ना ऐसे। u क्या होता है? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। वो किधर आ रहा है? नीचे, मतलब लाइट की डायरेक्शन में। तो आपका u क्या हो गया? +10। ये समझ आ रहा है सबको जिन्होंने माइनस लिखा था? इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था सेम ही है ना? देखो क्लियर हुआ बच्चों? तो बस इससे v निकाल लो। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट बच्चों, हम ऊपर वाले फॉर्मूला को मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा फॉर्मूला था n2/v - n1/u is equal to n2 - n1/r। इसको बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा? -n2/v² into dv/dt। ऊपर वाले में r को इन्फिनिटी डालोगे तो आपकी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी ना बस, तो उससे निकल आएगा आंसर।
ये राइट हैंड साइड तो जीरो ही होगी बच्चों, क्योंकि n1 n2 तो कांस्टेंट्स हैं, r भी कांस्टेंट है. What I have done is I have differentiated this expression with respect to t. ये क्वांटिटीज बच्चों क्या बन गई, du by dt and dv by dt. Velocities, right? Velocities of object and image. क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आ जाएगी. इमेज डिस्टेंस v था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इमेज वेलोसिटी बन जाएगी. तो ये dv by dt बन गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, du by dt बन गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ओके, क्या बन गया एक्सप्रेशन? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू n1 v square upon square. ये बच्चों दो टाइप के वी हैं, इनको कंफ्यूज मत करना. वी आई वी ओ जो है वो वेलोसिटी वाले हैं, जो सिर्फ v है वो तो इमेज डिस्टेंस वाला है. तो बच्चों ये मान लो जैसे कोई कर्व सरफेस है, नॉर्मली हम हमेशा अपने ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट दिखाते हैं. मान लो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके का हो बच्चों, ठीक है, और ये स्मॉल है, ठीक है. तो आप ऑब्जेक्ट लेंथ को क्या कह सकते हो बच्चों? इसको नियरली du कह सकते हैं, स्मॉल चेंज इन u. है ना? तो ये ऊपर वाले ही एक्सप्रेशन से देखो बच्चों, अगर मैं dt dt कैंसिल कर दूं तो मेरे पास dv और du में रिलेशन आ जाएगा. दोबारा समझो इस बात को. मैंने क्या किया कि अब मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे ऐसे सोचो एक पेंसिल रख दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. बस कंडीशन इज कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो बहुत स्मॉल है. अब कैन बी कंसिडर कि अगर ऑब्जेक्ट लेंथ बहुत स्मॉल है
तो वो एक तरीके से डी ही हो गई भाई। ऑब्जेक्ट लेंथ कैसे आएगी, चेंज इन यू करके। तो चेंज इन यू क्या बन गया, डी ही बन गया स्मॉल के लिए, है ना। तो अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ही देखो बच्चों, अगर हम dt dt कैंसिल कर दें तो हमारे पास dv बाय du की वैल्यू आ जाएगी, यही। वही ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन है, सेम n1v स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, ये है क्या अब, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लगेगा तभी अगर स्मॉल है। एक्सक्यूज मी और सर, यस, अगर बॉडी के कोऑर्डिनेट्स हो फिर तो हम इसको निकाल ही सकते हैं आराम से। हाँ हाँ, दूसरा तरीका तो वो है ही है कि अगर स्मॉल, मतलब स्मॉल ना हो फिर तो दोनों एंड पॉइंट्स को लो, उनकी अलग अलग इमेज निकाल दो। तो स्मॉल के केस में जो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, हमने पहले भी एक मैग्निफिकेशन लिखी थी बच्चों, वो हाइट के लिए थी, है ना। इसको हम कहते हैं एज लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये जो लेंथ्स के लिए होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। फिर से बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर आपकी लेंथ्स बहुत स्मॉल है। वो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा, आपको इस तरीके से दिया होगा कि भाई लेंथ इज 2 mm। तो ये जो हमने मैग्निफिकेशन के नाम रखे होते हैं ना बच्चों, मतलब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल तो आपने ऐसे याद रखना है, ये कहां से बना है, अलोंग। लॉन्गिट्यूडनल कहां से आया है, इसका मतलब है अलोंग द एक्सिस। और जो लेटरल होता है उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स से बच्चों एक ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस है,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरफ 1 एक तरफ 2, ऑब्जर्वर राइट साइड से देख रहा है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज अ square of side 2 mm। ठीक है। ये जो सरफेस है इसका रेडियस लेट्स से इज 40 centimeters and this distance is 30 centimeters। हाँ बच्चों, सिचुएशन क्लियर हो रही है सबको? क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब अब एक स्क्वायर है, मतलब एक वायर का स्क्वायर बना हुआ है, वायर फ्रेम है। तो द क्वेश्चन इज 30 स्क्वायर के सेंटर से है। हाँ 30 स्क्वायर के सेंटर से। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ इमेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वो जो आंसर फ्रैक्शंस वगैरह में छोड़ देना है ना, वो इन क्वेश्चंस में कई बार वो अजीब सी बन जाती है कैलकुलेशन।
एक्सक्यूज मी सर, एक बार चेक कर लो, मतलब फिगर एग्जैक्ट कुछ ऐसा बन रहा है जिसका हम निकाल नहीं सकते। नहीं, आप उसको अप्रोक्सीमेटली ये मान लो, मतलब एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने वैल्यू सेम, इसीलिए लेंथ कम दी हुई है। एग्जैक्ट निकालोगे फिर तो एक साइड ऐसी बन जाएगी, उसका कुछ वो कर ही नहीं अजीब सकते बनता आप, है। कर्वेचर सा हाँ, बनता है उसका कुछ। यस यस, तो इसीलिए ये साइड्स छोटी दी हुई हैं ताकि उसको इग्नोर कर दो। ठीक। मतलब आप तो सिंपल ये सोचो कि एक तरफ लेटरल, एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल। आर्यन कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं आ गया पेरीमीटर? वी बहुत बड़ा आ रहा है क्या बच्चों, इमेज? ये बच्चों वी माइनस 240 आता है। तो इसके हिसाब से अब बच्चों देखो, जो तो लेटरल मैग्निफिकेशन है वो बन गई n1v बाय n2u,
4 टाइम्स, एंड क्योंकि साइड स्मॉल है तो मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला भी यही फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मतलब n1 v स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर। हाँ बच्चों, ये दोनों मैग्निफिकेशंस ठीक लिखी हैं मैंने, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल। तो अब बच्चों आर की वैल्यू +40 होगी ना, सेंटर कहाँ पे होगा इस सरफेस का, टुवर्ड्स राइट होगा। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी। हाँ जी, तो देखो बच्चों इस स्टेप तक प्लीज चेक एंड टेल मी अगर कोई भी डाउट है। डन, ओके। तो अब बच्चों मुझे बताओ कि ये जो स्क्वायर है हमारा, इसकी कौन सी साइड के ऊपर लेटरल मैग्निफिकेशन एप्लीकेबल है और कौन सी साइड के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली जो वर्टिकल है उस पे लेटरल है ना, और जो हॉरिजॉन्टल है उस पे लॉन्गिट्यूडनल। तो बताओ बच्चों, जो स्क्वायर की वर्टिकल साइड है जिसकी वैल्यू पहले 2 mm थी, बाद में वो कितनी बन गई। तो 2 इंटू 4 8, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल साइड है जो पहले 2 mm थी वो बाद में कितनी बन गई, 64। तो बच्चों जो हमारी इमेज बनेगी वो इस तरीके की बनेगी।
क्या ये समझ आ रहा है बच्चों सबको? तो इसके हिसाब से जो पेरीमीटर है वो 144 mm हो गया, और जो एरिया है वो कितना था, 64 इंटू 8। कितना हो गया बच्चों, 64 इंटू 8? 51 2 mm स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अब यहाँ पे इमेज तो एक ठीक ठाक उसकी बन गई ना? हाँ मतलब इसमें जो एक्चुअली क्या है, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ये जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगी, थोड़ी सी अलग शेप बनेगी। तो मतलब वो हम इग्नोर कर रहे हैं। मतलब अगर आप रियलिटी में हर अलग अलग पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान के उसकी इमेज बनाने लगोगे ना, तो वो शेप एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगी। मतलब ट्रेपीजियम भी नहीं, कुछ ऐसी शेप बनती है। मतलब ये जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी कर्व बनेंगी। मतलब आप अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग पॉइंट ले लोगे ना स्क्वायर पे, और उसकी सारी इमेजेस बना के उनको ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, तो उससे निकल के आ जाएगा। मतलब ये क्यों चक्कर पड़ रहा है? देखो हमने तो क्या किया, मैग्निफिकेशन में सीधा वी और यू यूज कर लिए। तो बेसिकली तो जो मैग्निफिकेशन है वो वी और यू पे डिपेंडेंट है ना। तो हमने क्या अजम्पशन मानी है कि स्क्वायर के सारे पॉइंट्स का यू सेम है, बट रियलिटी में तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना अलग अलग यू में, अप टू 2 mm का फर्क पड़ेगा। उस कारण से वैसी इमेज बन जाएगी। हाँ मतलब वो तो बाई चांस इस टाइम इसके ऐसी वैल्यूज थी, अगर मान लो स्क्वायर या मतलब जो रेक्टेंगल है छोटा बनता तो एग्जैक्ट आ जाता थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इज लेंस। तो बच्चों एक लेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्ड
रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। जैसे अभी जो हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, लेकिन एक बार हो रहा था। अब मान लो 2 बार हो रहा हो, ठीक है। एक में तो थोड़ी सी कंडीशन और है कि सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, कि मतलब वो जो दो कर्व्ड सरफेसेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये अब किस टाइप के फिगर्स बन गए बच्चों? समथिंग लाइक दिस। जैसे मान लो ये मटेरियल कुछ ग्लास है या जो भी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जब लाइट पास करेगी तो वो दो कर्व्ड सरफेसेस के थ्रू पास करेगी, ठीक है। और हमने डेलिबरेटली सिचुएशन ऐसी ली है कि ये जो दो कर्व्ड सरफेसेस हैं वो पास पास हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एज लेंस। सबको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्पेक्स हैं उनमें लेंस लगा होता है। तो जो लेंसेस का एक नोमेनक्लेचर होता है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के लेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों ये बेस्ड होता है मतलब थर्ड फिगर में, मतलब एक सरफेस प्लेनर हो गई, राइट। तो वो प्लेनर इज अ स्पेशल केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो वो भी इसी में ही कंसिडर होता है। तो बच्चों ये जो हमारा नोमेनक्लेचर है दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो लेट अस से जो इंसिडेंट लाइट है वो लेफ्ट से आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट से लाइट आ रही है, मान लो पहले आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, जिस तरफ से लाइट आ रही थी उसको कैसी सरफेस दिख रही है इस पर्टिकुलर फिगर में? कनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है ना। तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं कॉन्वेक्स, फिर हम बीच में लगाते हैं एक ओ, और अब हम देखते हैं दूसरी साइड से। दूसरे ऑब्जर्वर को बच्चों कैसी सरफेस नजर आ रही है, कनकेव या कॉन्वेक्स? उसको भी कॉन्वेक्स ही नजर आ रही है सरफेस, है ना। तो हम फिर कॉन्वेक्स लिख देते हैं। तो इस लेंस का नाम हुआ कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एज बाई कॉन्वेक्स लेंस।
और कई बारी और शॉर्ट फॉर्म में सिंपली कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स बोलना आइडली गलत है, बट अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लिखा हो तो उसका मतलब बाई कॉन्वेक्स ही होता है। तो मतलब सिस्टम क्या है, पहले उस सरफेस को देखो जो जिधर से लाइट आ रही है, फिर एक ओ लगा दो बीच में, फिर दूसरी सरफेस को देखो। जैसे बच्चों ये लेंस है, इसको क्या नाम देंगे हम? कनकेवो कनकेव। और बाई कनकेव, और कई बार सिंपली कनकेव। ऐसे बच्चों ये थर्ड केस को क्या कहना चाहिए? इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन लोग कन्वेक्स वाला समझाना, जब लाइट नहीं दिखाई हमने अभी। मतलब लाइट ऐसे, तो फर्स्ट सरफेस प्लेन हो गई, तो उसका प्लेन प्लेन लिख दिया, फिर ओ, फिर कॉन्वेक्स। ये क्या बन गया? कनकेवो कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से बच्चों हम लेंसेज को नेम करते हैं। अब बच्चों आप ये भी समझ सकते हो कि एक लेंस जो है बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ टू कर्व्ड सर्फेसेस। तो ये जो दोनों कर्व्ड सर्फेसेस होंगी, इनके बच्चों अलग अलग रेडियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा, जो लेफ्ट वाली सरफेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R1 बोल देंगे, जो राइट साइड वाली सरफेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2। मतलब रेडियस समझ रहे हो ना, कि वो सरफेस जिस भी स्फीयर का पार्ट है उस सरफेस का रेडियस।
हाउ डू वी यूज दिस नाउ, मतलब इससे कैसी इमेज बनती है? इसको हम कहते हैं बच्चों एज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये बच्चों मान लो ऐसे एक लेंस हमने रखा और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मान लो ऑब्जेक्ट ओ है। तो जो बेसिकली इसके इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले लाइट जो है वो लेफ्ट वाली सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी। मैं बच्चों इसको लेंस को एन एल से डिनोट कर रहा हूँ, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और बाहर वाले को एन एस से। तो बच्चों 1 मिनट के लिए आप R2 वाली सरफेस को भूल जाओ, तो ये आपके लिए क्या सिचुएशन बन गई? Is it a case of simple refraction from curved surface? है ना, उसको हाइड कर दो R2 को। पहले तो सिंपली R1 एक कर्व्ड सरफेस है, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रही है, तो उसके लिए इमेज कैसी बनेगी बच्चों? अगर मैं फर्स्ट सरफेस के ऊपर कर्व्ड सरफेस वाला फॉर्मूला लगाऊं तो आई विल गेट, लाइट किधर जा रही है? NS से NL जा रही है, तो आई विल गेट NL बाय N। इसको बच्चों मैं 1 मिनट के लिए B डैश लिख रहा हूं, माइनस NS बाय U जो भी होगा, इज इक्वल टू NL माइनस NS अपॉन R1। ठीक है ना? मैं ऐसी एक लाइट रे दिखा देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रही है, ये हमने फर्स्ट सरफेस के लिए लिखा है। हाँ आदित्य पूछो। जब हम मान रहे हैं कि R2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये भी मान रहे हैं ना अभी करते वक्त कि राइट साइड पूरा फिर NL ही है। NL ही है। तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तो सिर्फ बाउंड्री इसी पे लगाना है ना, सरफेस पे ही लगाना है ना। ओके, अब बच्चों लाइट रेज किधर जाएंगी, कैसे जाएंगी? अब लाइट रेज, अब लेफ्ट वाली सरफेस को भूल जाओ, अब लाइट रेज के लिए अब सिर्फ राइट वाली सरफेस से हम रिफ्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, है ना? तो अब जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो NL से दोबारा NS में हो रही है। अब बच्चों सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा?
क्या सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वही होगा जो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है? फॉर सेकंड सरफेस जो ऑब्जेक्ट होगा that will be nothing but image from first surface, है ना? इसीलिए हमने ये माना है कि जो सरफेसेस हैं वो बहुत पास पास हैं, ताकि इस बात का भी कोई चक्कर ना पड़े कि दोनों के पोल्स, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो दोनों के पोल्स अलग अलग है ना। तो बच्चों ये बात सबको समझ आती है कि जो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है। इसको मैं मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से बच्चों ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, हो सकता है जैसे मर्जी जाए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेस फर्स्ट सरफेस से निकली उनके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, ये वाला पॉइंट, लेट्स कॉल दिस I1। अब जो सेकंड सरफेस पे रेस आ रही हैं, मतलब सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, जो उसके पास रेस आ रही हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो रेस तो वही है ना, जो रेस फर्स्ट सरफेस से निकल रही हैं वही रेस तो सेकंड सरफेस के थ्रू जा रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही हुआ, है ना बच्चों? तो अब हम सेकंड सरफेस के लिए कैसे लिख देंगे लॉ हमारा? अब रेस किधर जा रही हैं, बाहर, NS/V, V क्या होगा अब हमारी फाइनल इमेज, माइनस NL/V डैश, मतलब जो इसके लिए U है वो V डैश हो गया, इज इक्वल टू NS माइनस NL/R2। इसको देखो बच्चों ध्यान से, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क। -R2 नहीं आएगा? नहीं, अभी हम R1 R2 पे कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे, वो हम बाद ठीक। में लगाएंगे। ओके, अब बच्चों हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, व्हाट डू वी गेट? वी गेट NS/V माइनस NS/U इज इक्वल टू, ये वजह जो राइट हैंड साइड है उसको आप मतलब NL माइनस NS कॉमन ले लो, तो यू विल गेट 1/R1 माइनस 1/R2। राइट, अब लेफ्ट हैंड साइड पे NS कॉमन ले लेते हैं, तो वी गेट 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू
ns को ले जाते हैं उस साइड, so we get 1 by v minus 1 by u is equal to nl by ns minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। देखो बच्चों, अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है? तो फिर से समझो कि फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की हो गया कि भाई, क्योंकि भाई जो रेज फर्स्ट सरफेस से निकलेंगी वही रेज तो सेकंड सरफेस के थ्रू पास करेंगी ना। तो रे तो वो सेम है, ये वाली, ये रे फर्स्ट सरफेस के लिए इमर्जिंग रे है, सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है। फर्स्ट सरफेस से निकल रही है, सेकंड सरफेस पे जा रही है। तो अगर सेम रे है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम ही होगा, है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो इमर्जिंग रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको इमेज बोलते हैं, जो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, एनएस कॉमन ले लिया। तो बच्चों इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको दो रिजल्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। एक हम कहते हैं 1 by v minus 1 by u is 1 by f, ठीक है। और 1 by f की वैल्यू हो गई nl by ns minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r। मतलब ये जो सेकंड रिजल्ट है ये तो हमें यूज करना पड़ेगा सिर्फ लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। एंड एक बार हमारे पास फोकल लेंथ आ गई तो उसको हम ऊपर वाले रिजल्ट में पुट करके सीधा इमेज निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आप देख सकते हो कि एन एल पे भी डिपेंड कर रही है, एन एस पे भी डिपेंड कर रही है एंड R1 R2 पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल तो मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इस सरफेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर है।
इस लेंस की फोकल लेंथ निकालो। तो जो ये जो ऊपर हमने दो बॉक्सेस में लिखा है, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट? बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला इन विच अ लेंस मेकर विल बी इंटरेस्टेड, ताकि वो लेंस की फोकल लेंथ निकाल सके। ऊपर वाले को हम कहते हैं सिंपली एज लेंस फॉर्मूला, कि भाई ये लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या रिलेशन है। तो वो जो मैंने जान के लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, वो आप कोई भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो जैसे मान लो मैंने यही मानी, तो हमारा R1 क्या हो गया बच्चों? इन्फिनिटी। R2 क्या हो गया? -20। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन लगेगी। तो ये क्या बन गया? 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1 इंटू 1/infinity माइनस 1/20। तो ये बच्चों पॉजिटिव आएगा आंसर अपना। ठीक है, में से जिन लोगों ने आंसर नेगेटिव दिया था, आपने शायद साइन नहीं लगाया होगा आर पे, तो आर पे साइन लगेगा। R2 नेगेटिव क्यों है? वही पुराना चक्कर। अगर आपने सेकंड सरफेस का रेडियस मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करोगे? उसके पोल से किधर को जाना पड़ेगा आपको? लेफ्ट को, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई। सबको समझ आ गया हमने कैसे कर्व सरफेस से लेंस बना दिया और उससे लेंस की फोकल लेंथ बन गई ना? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। मैं होमवर्क आपको अभी भेज रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, अभी सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है? तो अभी भेज रहा हूँ आपको मैसेज, तो वो कर लेना। एक वो एक्सरसाइज 2 तो हमें करनी है, EM वेव्स वाली।
सर वो बच्चों Yes. को क्वेश्चन कर लें जी पार्ट का। हाँ वो तो कर ही लेना, जो एक क्वेश्चन रहता है। सर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन दिखा दे एक बार। हो गया सर। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय।